Hello everyone. Welcome to my show Bookmarks of Life by Petrico. My name is Nausheen Sheikh and I'm your host. तो जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं एक ह्यूमन डेवलपमेंटलिस्ट हूँ। मैं फाउंडर हूँ पेट्रिको डेवलपमेंट की। पेट्रिको डेवलपमेंट एक ह्यूमन डेवलपमेंटल एजेंसी है और आज का हमारा शो बुकमार्क्स ऑफ लाइफ, उसका आज फर्स्ट एपिसोड है, द फर्स्ट एवर एपिसोड। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक एक बहुत ही मैं बोलूँगी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। शायद लोग मुझे बोलेंगे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो मुझे लोग शायद कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए इस बात से, लेकिन लेट मी टॉक अबाउट हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है, माँ अनप्लग्ड। माँ क्या है? सहिष्णुता की मूर्ति और सहनशीलता और त्याग की परिभाषा, ममता का दरिया और बहुत चीजें हैं। अगर मैंने पूछने गई ना कि डेफिनेशन क्या होता है माँ का, तो मुझे शायद इसी तरह के जवाब मिलेंगे। लेकिन आज का एपिसोड इस चीज से थोड़ा हटके है। इसको मैं बोलूंगी माँ अनप्लग्ड। तो मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं जो हमें माँ की एक नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन देने आए हैं। प्लीज वेलकम तबस्सुम शेख। तबस्सुम जी, मैं आपको तबस्सुम जी बोलूं या फिर क्या बोलूं? शायद कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा या फिर ठीक है, बता देती हूँ। तबस्सुम शेख मेरी मॉम है, मेरी मम्मी है और मम्मी मैं आपको तबस्सुम जी ही बोलूंगी क्योंकि आज मैं उन्हें मम्मी बोलूंगी ना तो जो आइडेंटिटी है ना वो मुझे नहीं मिल पाएगी। मुझे जानना है तबस्सुम जी को, मम्मी को नहीं। मम्मी को तो मैं रोज देखती हूँ। ओके, तो अब सबसे पहले तो ये जो कॉन्वर्सेशन है हम रोज ही करते हैं, इसी टेबल पर बैठकर करते हैं, तो कुछ ऐसी नई बात नहीं है। बस इतनी नई बात है कि हम लोग इसको आज थोड़ा सा पब्लिकली कर रहे हैं। इसी टेबल पर हम रोज बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, तो कुछ बहुत नई बात तो हम कर नहीं रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं तबस्सुम जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। तबस्सुम जी जो है वो बहुत एक गृहिणी है, एक माँ है, 2 बच्चों की माँ है और साथ ही साथ वो एक बहुत ही होनहार गृहिणी है। साथ ही साथ वो उन्हें इंटीरियर्स का बहुत शौक है। शी लव्स इंटीरियर डिजाइनिंग एंड एस्थेटिक्स। एस्थेटिकली वो उनका जो टेस्ट है वो एक आई वुड से कमाल का टेस्ट है। और साथ ही साथ वो कुछ चीज़ों में उन्होंने लिखा भी है, कुछ मैगजीन्स में उन्होंने अपने लेख लिखे हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की है अपने बारे में। तो आई थिंक she is I would say a very smart and a new version of woman, I would say, because मैं उन्हें ऐसे देखती हूँ। मेरे लिए वो एक जैसे बोलेंगे कि एक आइडल है। So yes, thank you so much for being my first ever guest in Bookmarks of Life. And okay, so और इससे पहले कि हम शुरू करें इस सेशन को, मैं जानना चाहती हूँ कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या होने वाला है या फिर क्या आप सोच कर आए हैं? सोचने का तो आपने मौका ही नहीं दिया मुझे। आपने बोला था कि पूरा इंटरव्यू रॉ रहेगा, इसलिए मैं कोई क्लू नहीं देने वाली, तो थोड़ा सा नर्वसनेस है, लेकिन फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच एंड मेकिंग योर फर्स्ट गेस्ट इन योर this precious Petrico Regency. So thank you. ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं आज का कॉन्वर्सेशन, हमारा आज का टॉक शो जो है बुकमार्क्स ऑफ लाइफ विद पेट्रिको और हमारा फर्स्ट एपिसोड माँ अनप्लग्ड। Actually, thank you for choosing this nice subject, माँ, जिसके ऊपर इंसान की बातचीत कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती और इट्स लाइक अ सी। लेकिन ये टॉपिक आपने क्यों चूज़ किया?
और एग्जैक्टली ये जो आप शो आपने शुरू किया है बुक मार्क ऑफ लाइफ, तो एग्जैक्टली उसके पीछे पर्पस क्या है? एक्चुअली अपनी बात हो चुकी थी सुबह, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक इस बात को पहुँचाओ कि कई मरतबा ज़िंदगी के बहुत अहम लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइजेस रखते हैं। उनमें सबसे पहला शिकार जो है वो माँ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको और भी तफसील से समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, और ये जो आपने अच्छी बात है कि आपने ये बात छेड़ी है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो बुक मार्क्स ऑफ लाइफ मेरा जो शो है, जो टॉक शो है, उसका मेन जो पर्पस है वो यही है कि हमारे आसपास कितने सारे टाइप के लोग रहते हैं। नाम से तो हम बुलाते हैं कि भाई ये रमेश है, ये मीना जी है, ये शीला जी है, ये रेखा जी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रेखा जी क्या है? रेखा जी एक माँ है, रेखा जी एक बहन है, रेखा जी एक टीचर है, रेखा जी एक डॉक्टर है, क्या है वो? या फिर जो मीना है, क्या वो JEE की एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, या फिर वो बहुत चीजें ऐसी है जो उसके काफी सारे रोल्स है। तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द नेम, बट आई एम गोइंग टू लुक एट द आइडेंटिटी, द पर्सनैलिटी, कि वो जो बंदा है वो क्या है, वो कौन है, वो सब जानते हैं। वो क्या है हम वो जानते हैं कि लोग जाने उस चीज को। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह की चीजों से गुजरते हैं, इसी तरह की सिचुएशंस उनके सामने भी आती हैं, और ऐसी बहुत चीजें हैं जो आई वोंट से कि सेम है पर सिमिलर है। तो इस चीज की वजह से ये होने वाला है कि शायद मेरी कोशिश रहेगी कि जो लाइफ में, जो वर्ल्ड में जो प्रेजुडिस क्रिएट हुए हैं, जो स्टीरियोटाइप्स है कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, कुछ प्रोफेशंस को लेकर, वो कम हो सके तो वो चीज़ कम हो, और जो अजम्पशंस लोग बनाते हैं वो भी एक तरीके से कम हो। उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो हम परफेक्शन नहीं देख रहे हैं, कि यहाँ हम ये बात नहीं करने वाले कि एक परफेक्ट माँ क्या होती है या फिर एक परफेक्ट स्टूडेंट क्या होता है। हमारा पर्पस ये है कि इट्स ओके to be imperfect. It's completely perfect to be imperfect. तो बस यही हमारा जो बुक मार्क्स ऑफ लाइफ है उसका पर्पस है। सो थैंक यू सो मच वो पूछने के लिए, तो मैं अपने ऑडियंस को क्लियर कर सकी उस बारे में। तो जैसे कि हम लोग अब शुरू करने वाले हैं माँ अनप्लग्ड। एंड माँ अनप्लग्ड अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैंने बोला है कि वो औरों से एक अलग, जो माँ एक नॉर्मली होती है, प्रतिमा, जो माँ की एक प्रतिमा है, जो एक इतनी पायस एक सॉल है, उससे हटकर हम कुछ बात करने वाले हैं, और शायद ऑडियंस भी इस चीज के बारे में देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हम हटकर बात करने वाले हैं? क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मैं क्या बोलने वाली हूँ और आप भी नहीं जानते कि आप क्या बोलने वाले हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हम आज जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही प्योर है। तो क्या लगता है कि हम आज ऐसा क्या हटकर माँ वो अनप्लग्ड कैसे? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि माँ को दो एक्सट्रीम में बांट दिया गया है। या तो एक वो टिपिकल निरूपा रॉय माँ, बिल्कुल सहन करने वाली और बर्दाश्त करने वाली और बेचारी माँ, वैसे है। और एक एक्सट्रीम में आजकल एक दौर चल रहा है सुपर मॉम। ये दो एक्सट्रीम है, लेकिन ये दो एक्सट्रीम के बीच में भी एक वर्जन है माँ का। ओके, और वो एक्चुअली अनप्लग्ड है। दैट इज द बैलेंस मॉम, यू नो, कि सुपर मॉम की डेफिनेशन में भी वो आती है, और एट द सेम टाइम जब उसको जरूरत हो तो वो सहना भी जानती है। लेकिन ये जो बैलेंस मॉम है वो कब, कैसे, कितना, किसका सहना वो जानती है। नॉट एक्सट्रीमली कि बस हर हाल में सहना है, पहले पिता के घर में, पति के घर में, बेटे के घर में, और ब्ला 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 चलता है, वो सिलसिला खत्म ही नहीं होता। और ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको बस इसी के लिए उसने जन्म लिया है। और एक है सुपर मॉम। सुपर मॉम का वर्जन ऐसा होता जा रहा है कि वो अपनी उसको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। मैंने देखा है मेरे सराउंडिंग में कि कुछ लेडी ऐसी है कि जो सुपर मॉम बनने की कोशिश में जो बेसिक ड्यूटीज है वो भी भूल जाती है। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड अनप्लग का तो ऐसा है कि
दैट इज़ द वेरी परफेक्ट नेम यू हैव नेम, माँ अनप्लग्ड, क्योंकि उसकी वो ड्यूटीज़ है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो एक्सट्रीम पे मत बांटो माँ को, वो ज़माने गए। और सुपर मॉम तो मुझे नहीं लगता कि कभी सुपर मॉम हो सकता है। मुझे लगता है कि एक बैलेंस मॉम होनी चाहिए, एंड दैट इज़ द परफेक्ट वर्जन ऑफ मॉम। ये मेरा मानना है। आई वुड से कि परफेक्ट वर्जन से भी ज्यादा अगर हम बोलेंगे, तो आप जो बता रहे हैं इस बारे में कि एक रॉ वर्जन, क्योंकि वो माँ के साथ साथ उसकी इतने सारे रोल्स है, जैसे कि आप बता रहे हैं वो बचपन से अपने पिता के घर में बड़ी हुई है, वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके रोल्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, और वो सिर्फ एक माँ नहीं है, वो एक खुद भी एक आइडेंटिटी है, उसका अपना एक जिसको बोलेंगे व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व के साथ में वो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो बैलेंस करते हैं, वो ही उसको बोलेंगे कि यू नो एक रॉ, एक माँ, उस बारे में हम आज जो बातचीत कर रहे हैं। सो उसके अलावा माँ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनके काफी सारे रोल्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो माँ का रोल है, मतलब जो निभाना माँ का, उसमें सबसे बड़ी जो अड़चन है, या फिर जिसको बोलेंगे कि शायद वहां पे माँ टूटती है, या फिर ऐसे मैं बोलूंगी कि टूट जाती है माँ, लेकिन उसके लिए एक चैलेंज है, वो क्या है, वो चैलेंज क्या है जो उसको शायद सताता रहता है, या उसके लिए एक अड़चन है उसकी ड्यूटी में? मुझे लगता है कि जो इंसान खुद सॉर्टेड होता है और तो वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है। पता है इंसान फ्रस्ट्रेशन में कब आता है कि जब उसको लगता है कुछ चीज़ें होपलेस फील होती है, यू नो, जैसे कि अगर बच्चा उसके कहने में नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं ला रहा है, फैमिली मेम्बर्स उसको सुन नहीं रहे हैं, और या हस्बैंड उसको तवज्जो नहीं दे रहा है, तो ये सारे मामला के बेस में उसको ये दुख नहीं होता कि वो तवज्जो नहीं दे रहा है, वो सुन नहीं रहा है, वो मान नहीं रहा है, वो रिजल्ट अच्छा नहीं ला रहा है। उसको कहीं ना कहीं खुद का कॉन्फिडेंस लो फील होता है उसको, क्योंकि वो माँ है, वो अपने बच्चे को एक्सट्रीमली मोहब्बत करती है, और माँ वो माँ होती है, वो हर जगह माँ होती है, सिर्फ खुद के बच्चे के लिए माँ नहीं होती। वो अगर रास्ते में जा रही है और अगर एक छोटा सा कुत्ते या बिल्ली का बच्चा है, उसके लिए भी उसको इतनी ममता होगी। दैट इज माँ की डेफिनेशन। ममता सिर्फ खाली एक पर्टिकुलर कुत्ते बच्चों पे या ममता दिखाने के लिए नहीं होती, मैं वो प्योर ममता की बात करती हूँ। तो अगर वो प्योर ममता है ना, तो वो हेल्पलेस फील करती है, और फ्रस्ट्रेशन वो हेल्पलेसनेस की निशानी है। लेकिन अगर वही माँ सबसे पहले अपने आप को एक अलग से वजूद समझे, आइडेंटिटी के, मेरी खुद की भी एक आइडेंटिटी है, और वो अपने आप में अगर कॉन्फिडेंट है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि आई कैन फेस एनी चैलेंज, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट टू कन्विंस दैट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट टू इम्प्रेस दैट पर्सन, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट टू पुट माई बेस्ट, यू नो। और साथ में उसको ये भी समझना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, आई कैन गिव माई बेस्ट। लेकिन होता क्या है कि वो ये भूल जाती है, क्यों कि लोग उसको परफेक्शन की उम्मीद इतनी हद तक रखते हैं कि वो ये मानना शुरू कर देती है कि मुझे तो परफेक्ट ही होना है। अगर 100 में से 99 मैंने दिया है और एक 1% अगर मैं नहीं कर पाई, सुबह से शाम तक अगर मैंने सारा काम किया, लेकिन शाम को अगर हस्बैंड ने चाय की डिमांड की और मैंने नहीं की, तो वो पूरे दिन की मेहनत जीरो। ओके, वैसे ही क्या होता है कि वो अपने आप को दोष देती है, और वहां से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। वैसे ही अगर बच्चा है, हर चीज में परफेक्ट है, 90% ला रहा है, स्विमिंग कर रहा है, चेस खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर एक छोटी सी भी कंप्लेन आई, अगर उसके कुछ हेल्थ इश्यू हुआ, तो पूरा घर मिलकर माँ को दोष देना शुरू कर देता है कि आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया था। ओके, अगर वो माँ ने तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर वो औरत अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट है, तो फिर वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकती है, बराबर। बाकी प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं ना, एक खत्म हुआ तो ऐसा तो है ना कि लाइफ एंड्स, कल दूसरा प्रॉब्लम होगा, परसों दूसरा प्रॉब्लम होगा। वैसे तो ये किसी चीज प्रॉब्लम से वो सैलाब की तरह है, वो आते ही रहने वाले। लेकिन वो माँ का कॉन्फिडेंस है, अगर वो माँ है, उसकी ममता है, अगर वो चट्टान की तरह है, तो वो सैलाब आएगा चला जाएगा, लेकिन वो चट्टान वहीं पे खड़ा रहेगा।
तो मैं ये मानती हूँ। That बहुत ही आपने उम्दा भी बात की है, और ये जो बात आपने अभी की है उससे लगता है कि सेल्फ लव की बात है ये। मतलब सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर माँ अपने आप में कॉन्फिडेंट है, एक अपने आप से अगर वो प्यार करना जानती है, तो वो बाकी की सारी चीजों को सॉर्ट कर सकती है। ऑब्वियसली। और इसी नोट के ऊपर अगर हम सेल्फ लव की बात करते हैं, तो आजकल सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ, इन शब्दों का काफी प्रचार हो रहा है। और उस प्रचार के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका क्या मानना है कि एक माँ और उसकी जो कह रहे हैं माँ की जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे संभाली जाए? क्योंकि माँ जो होती है उसके आसपास बहुत चीजें उसको टैकल करनी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके अलावा मैं बोलूंगी कि शायद आपकी जो जनरेशन है, मैं बोलूंगी इट्स अ सैंडविच जनरेशन। ऊपर भी कुछ आपके जो ओल्डर पेरेंट्स है वो भी एक्सपेक्टेशंस, उनके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनको भी संभालना रहता है, और साथ में आपके जो बच्चे हैं उनको भी संभालना रहता है। सो एक वो जो कहते हैं सैंडविच बन के जनरेशन रह जाती है। तो इन सब चीजों के बीच में अगर एक माँ को अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना है तो वो क्या करे? मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए सबसे पहले तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक इंसान सब कुछ नहीं कर पाता, बराबर। जैसे एक कंपनी है, अगर उसको सक्सेसफुली चलानी है, एक बंदा एक दुकान चला लेगा या फिर एक ठेला चला लेगा, एक टपरी चला लेगा, लेकिन एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी होटल या कोई ऐसी कोई बड़ा वेंचर करना है तो उसको टीम वर्क जरूरी है, बराबर। वैसे ही मैं मानती हूँ कि अकेली माँ कुछ नहीं कर सकती, बराबर। तो मैं मानती हूँ कि फैमिली का टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि वो एक औरत है, वो बीवी है, वो बीवी बन के ही रह जाती है, और बहू है तो बहू बन के रह जाती है, बेटी है तो बेटी बन के रह जाती है। सब वो हर इंसान अपना अपना एक वास्ट इंटरेस्ट देखता है और उससे एक्सपेक्टेशन रखता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो एक माँ भी है, और आप एक्सपेक्टेशन पूरी रख रहे हो कि आप बच्चे की परवरिश अच्छे से करो, हेल्थ वाइज, कैरेक्टर वाइज, एजुकेशन वाइज सब में टॉप होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट होते हैं वो तो माँ के लिए होते हैं, बराबर। कोई ये समझता ही नहीं है, बराबर। आप अपने बच्चे से मोहब्बत कर दो, एक फादर है वो अपने बेटे को टॉप पे देखना चाहता है, या घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी पोती पे सच्चे संस्कार देखना चाहते हैं, और ये सारी एक्सपेक्टेशन वो उस औरत से रखते हैं जो एक माँ है। लेकिन कितने लोग हेल्प करते हैं, कितने लोग हेल्प करते हैं? वो ये क्यों भूल जाते हैं कि एक औरत माँ बनने के बाद जब मैं उससे डील करूं तो मुझे याद रखना चाहिए कि 20% शी इज माई वाइफ एंड 80% शी इज मदर। क्योंकि अगर मैंने उसको डिस्टर्ब किया या मैंने एक्सपेक्टेशन हाई कर दी, एक टीम वर्क नहीं रखा, उसको हेल्प नहीं की, तो वो बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर पाएगी। क्योंकि सबसे पहला बेस तो ये कि खुद का ख्याल रखना। अगर वो खुद खुश नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, उसकी एनर्जी डाउन होती है, और एंड ऑफ द मोमेंट उसके बच्चों को कन्वे करना है उसके तो वो लायक बचती ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। दुनिया का निजाम ये है कि टू कन्वे, बराबर। हम संस्कारों की तो बातें करते रहते हैं, लेकिन संस्कार एक माँ ही दे पाती है, सबसे बच्चे के करीब होती है, वो उसके वजूद का एक हिस्सा है। तो उसके संस्कार को कन्वे करने के लिए आप उसको वक्त कब देते हो? आप उसको इतना ड्रेन कर देते हो। मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो नहीं समझ रहे, ओके। ऐसे लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज समझते हैं। टीम वर्क से बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, दादा दादी हेल्प करते हैं, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट होता है, तो वही तो आगे बढ़ते हैं ना। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जिन लोगों को घर में सपोर्ट नहीं मिलता। हस्बैंड भी एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चे टॉप पे हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसकी वाइफ को इस कदर परेशान करता है कि वो मेंटली फिजिकली कुछ करने के लायक ही नहीं बचती। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर आप कुछ तरक्की करना चाहते हो, बच्चों में कुछ अच्छा ही देखना चाहते हो, तो सबसे पहले वो जो माँ नाम का इंसान घर में है ना, उसको मेंटल, फिजिकल, सोशल हर तरीके से हेल्दी रखो। अगर माँ हेल्दी है, बराबर, तो लेकिन यहाँ पे कैसा होता है कि घर में
बेटी भी माँ है, बहू भी माँ है, भाभी भी माँ है, लेकिन माँ यानी 60+ जो एक बंदा घर में है उसी को माँ का वर्जन दिया जाता है। बाकी सब तो भाभी है, ननंद है, बीवी है, सिस्टर है, बराबर। लेकिन उसको ये समझते क्यों नहीं कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्जन अभी वही घूम रहा है घर में, क्योंकि उसको परवरिश करनी है बच्चे की। ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम वर्क के बगैर माँ भी कुछ नहीं कर सकती। एंड ऑन दैट नोट, मतलब ये जो बात थी कि टीम वर्क, और आपने जो एनालॉजी यूज की है इस चीज के लिए कि एक टपरी या फिर एक जो छोटी सी दुकान है चाय की, वो एक बंदा चला सकता है, लेकिन जो फैमिली होती है, जो बच्चे होते हैं, उनका नर्चरेंस होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। वो कोई एक चीज नहीं है कि बंदा चला लेगा और चल जाने वाला है। उसके लिए आपको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको आपके ऊपरी भी चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको एक टीम चाहिए होता है। एंड दैट वाज, आई वुड से, इतना वंडरफुल आपने एक एग्जांपल देके इस बात को समझाया है कि एक टीम वर्क बहुत ही जरूरी चीज है अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली की तरक्की हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े। एंड दैट इज वेरी, आई मीन आई वुड से, बहुत ही अच्छा आपने उम्दा एग्जांपल दिया इस चीज के लिए। सो दैट वाज वंडरफुल मेंटल हेल्थ को लेके एक माँ की। और अगर माँ की मेंटल हेल्थ को संभालना है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को संभाल सके। तो अगर वो खुद सही है तो फिर वो बाकी सबका भला कर सकती है। एंड यस, दैट वाज अमेजिंग। अभी एक सवाल मेरा और भी है, फैमिली की बात करने आ रहे हैं तो फैमिली की मेंटल हेल्थ जो होती है, मैं मानती हूँ कि फैमिली के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे मतलब लोग होते हैं जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ लाइफ में परस्यू कर रहे हैं और उनके भी अपने अपने मैं बोलूँगी प्रॉब्लम्स होते होंगे, चैलेंजेस होते रहेंगे। लेकिन एक ओवरऑल फैमिली की मेंटल हेल्थ किस तरह संभाली जाए, मैं बोलूँगी माँ का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और अगर मैं हमारी पर्सनल बात करूं, हमारे घर की जो बात है, तो आई नेवर फेल्ट कि हमारी एक कोई मेरे ऊपर कोई बैठा है और मुझे ऐसे बोल रहा है कि ये करो बेटा या वो करो बेटा, या वो चीजें मुझे कभी ऐसे ऑफ कोर्स मुझे सजेशंस, एडवाइस सब कुछ मिला है, हर चीज जहां मुझे जरूरत थी वहां डांट भी मिली है और बहुत चीज ऐसी मिली है जो एक मुझे नर्चर करने के लिए आपने दी है। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कि ऐसे कि इस घर में 4 लोग रहते हैं, आप, मम्मी पापा, मेरा भाई और मैं, और हम सब रूममेट्स हैं। तो हम, ऐसा लगता है कि हम सब रूममेट्स हैं और हम आज आते हैं, अपनी अपनी चीजें शेयर करते हैं कि आज मैंने ये किया, सो यू नो व्हाट शुड आई डू देन नाउ, मुझे क्या करना चाहिए। पापा आगे उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम उस बारे में डिस्कशन चलता है इस तरह से। तो हम सब रूममेट्स हैं, हम सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है और फिर आकर हम बैठकर उस बारे में बात करते हैं। तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, फैमिली मेंटल हेल्थ। फैमिली मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या लगता है कि माँ का क्या रोल है? क्योंकि हर तरीके का इंसान उस फैमिली में मौजूद है। ठीक है, हम तो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और 4 लोग हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जिनके यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और जॉइंट फैमिली होता है, एक्सटेंडेड फैमिलीज होते हैं। तो उस चीज में आपको क्या लगता है कि माँ का क्या रोल है फैमिली मेंटल हेल्थ में? मैं कोई ऐसे कोई आइडियल मदर का वो तो नहीं हूँ मैं, वर्जन या ऐसा कुछ, या ना तर्कशास्त्री हूँ ना कुछ, आई एम नॉट दैट मच अ गुड रीडर और राइटर और एनीथिंग। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँगी Yes. कि मेंटल हेल्थ को मैंने कैसे संभाला है कि जैसे कि आप लोग छोटे थे तब माई फादर स्पेशली यूज्ड टू से, अगर आप लोग रोते थे तो वो बोलते थे कि उसको रोने दो, उससे उसके लंग्स फिर से मजबूत होंगे, तो आप उसको चुप मत करो। अगर जबकि मुझे बहुत पेन होता था कि वो मेरा बच्चा रो रहा है, तो माय फादर यूज्ड टू से कि नहीं, उसको रोने दो, उसके फिर से मजबूत होंगे। तो ये चीज़ से मैंने थोड़ा सीखा कि आप जब बड़े होते थे और बड़े हुए और जब कुछ डिमांड करते थे जो मुझे लगता था कि सही नहीं है, अभी पिछले वीक खिलौना दिलाया था और अभी फिर से आप, और मुझे सही नहीं लगता था वो चीज़, तो मैं रोने देती थी मैं रोने देती थी, इसलिए नहीं कि मुझे परवाह नहीं थी उस चीज़ की, लेकिन मैं इसलिए रोने देती थी कि आप वो चीज़ को महसूस करो। ओके, आप उस चीज़ को महसूस करो और आपको उस वक्त का रोना ऐसा था कि जिद होती थी, और मैं ये आपको सिखाना चाहती थी
कि जिद गलत चीज़ है, स्टबननेस इज़ नॉट गुड, बराबर। तो एक टाइम रोने के बाद आपको एहसास होगा और ये पता चलेगा कि मम्मी स्ट्रिक्ट है, मेरे रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वहाँ पे मैंने आपको डिसिप्लिन सिखाया। और आपको धीरे में धीरे ये पता चलने लग गया कि संडे के अलावा कोई डिमांड फुलफिल होने वाली नहीं है और डेज पे। मैगी एंड कुरकुरे हाँ। स्पेशली। हाँ। ओके, ये चीज़ थी। और फिर आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आप समझदार होते गए, और तब भी आप कहीं से हर्ट होके आते थे, स्कूल से किसी ने कुछ कह दिया, टीचर्स ने या फ्रेंड्स के साथ कुछ झगड़ा हो गया, या कुछ भी XYZ, घर में किसी ने कुछ कह दिया, सिबलिंग्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई, मैं तब भी रोने देती थी। इफ यू Yeah, I can recall थोड़ी that. देर के लिए आपको ऐसा होता होगा कि मम्मी क्यों मुझे देख नहीं रहे, लेकिन मेरा पूरी नज़र होती थी, इसलिए कि मैं चाहती थी कि आप वो दर्द को पूरी तरह से फील करो। ओके, जिसे किसी ने कुछ कहा है तो आप हर्ट हुए हो, तो आप ये फील करो कि अगर सेम चीज़ मैं किसी को कहूँ, अगर मैं किसी को बोलूँगी तो उसको दर्द हो सकता है। ओके, वैसे अगर आपने किसी को हर्ट किया तब भी मैं आपको रोने देती थी। ओके, तब क्यों कि आप वो हेल्दी गिल्टी फील करो। ओके, गिल्टी लोग बोलते हैं बुरी चीज़ है, लेकिन सही मायने में गिल्टी फील करना इज अ हेल्दी थिंग। ओके, इट सेट्स यू फ्री फ्रॉम ऑल द बैड थिंग्स। आप दोबारा अपने आप को रोक लेते हो। क्यों कि अगर मैंने आपको रोक दिया होता उस वक्त कि नहीं नहीं आप मत रो, ठीक है, इट्स ओके, होता है, तो आप उस चीज़ की डेप्थ तक नहीं पहुंच सकते थे। ओके, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि जो कई मरतबा नहीं, जब हम किसी से हर्ट होते हैं और पेन होता है, हमें तकलीफ होती है, हम रोते हैं, तब लोग बोलते नहीं चुप हो जाओ, उसके बारे में मत सोचो, लेकिन मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मैं डीपली सोचती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समंदर के तुम तह तक जाते हो ना, तभी मोती ढूंढ के लाते हो। अगर आप बीच में जाते हो तो मछली झींगा मिलता है आपको, और ऊपर रहते हो तो सिर्फ कचरा तैरता हुआ मिलता है। तो किसी भी इमोशंस के जब डेप्थ में जाते हो ना, तो आप उस दर्द को फील करते हो। खुशियाँ छोटा छोटी चीज़ें सिखाती है, हर चीज़ सिखाता है, लेकिन दर्द होता है तो बहुत कुछ सिखाता है। तो मैं चाहती थी कि आप एम्पैथी सीखो, ताकि जब सेम चीज़ किसी और के साथ हो तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सको उस वक्त, और आप उसको सही मायने में उसका साथ दे सको, आप उसके दर्द को फील कर सको, और आप जेन्युइन वे में आपके जो भी रिलेटिव है, स्पाउस है, बच्चे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, उनका आप जेन्युइन वे में साथ दे सको। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मेंटल हेल्थ को प्रैक्टिकली आप ग्रो कर सकते हो। आपको ऐसे लेक्चर देने से योर चाइल्ड विल डू एज यू डू नॉट यू से, सो ऑलवेज सेट गुड एग्जांपल्स, ये मैं मानती हूँ। तो मैं खुद भी वही करती थी, और मैं चाहती थी कि आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नोटिस किया होगा। तो आपने जो ये बात अभी की है, वो मैं बोलूँगी कि इस बात में इतना डेप्थ है, क्योंकि इमोशन बचपन में भी, मतलब स्कूल में जाते हैं, किंडरगार्टन में, तो हमको इमोशंस पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या लगता है कि इमोशंस को हम पढ़ा सकते हैं? नो, इमोशंस इज समथिंग दैट वी फील, इट्स समथिंग दैट वी नीड टू फील, समथिंग दैट वी नीड टू एक्सपीरियंस। और आपने जिस तरह से मतलब हमें ये एक्सपीरियंस करने दिया है, उससे हमें पता चला है कि इमोशन क्या होता है, रोना क्या होता है, सैडनेस क्या होता है। और आज भी अगर हम इस कभी रोते हैं या फिर ऐसे कुछ होता है कि दुख हो रहा है किसी चीज को लेकर, तो हम ये भी जानते हैं कि हमें खुद को कैसे शांत करना है। बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच श्योर, एंड आई एम मैं कह सकती हूँ कि मुझे मालूम है कि माय मॉम इज ऑलवेज देयर फॉर मी, माय पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर मी। बट उन्होंने मतलब आपने जो मुझे ऑटोनॉमी दिया है इस चीज की वजह से, कि अगर मैं दुनिया में कोई भी जगह पर क्यों न रह रही हूँ, किसी भी जगह पर क्यों न रह, लेकिन मुझे मालूम है कि फैमिली मेरे साथ है। लेकिन साथ में मुझे ये भी मालूम है कि जब जहां तक हो सकता है मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। तो आई थिंक इसी चीज की वजह से हमारे घर में ये आइडेंटिटी सबकी मेंटेन होके रखी है। ये नहीं कि मैंने आपके थॉट्स आपने मुझ पे डाल दिया, मैंने मेरे थॉट्स मेरे भाई पे डाले, या फिर कभी भी ऐसे हमेशा आप लोगों को सजेस्ट किया है और आपको सही और गलत के बीच में फर्क समझाया है,
आप इफ़ यू रिमेम्बर, कभी हम शॉपिंग के लिए जाते थे टॉयज के लिए या फिर कपड़ों की सिलेक्शन या जो भी है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आपको यही लेना है, ओके। मैं ओकेजन के हिसाब से आपको सिर्फ इतना समझा दिया है कि आप अगर जैसे कि बीच पे जाते हो तो आप साड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, ओके, आपको ये पता है। और आप किसी के फ्यूनरल पे जाते हो तो कोई आप वो पहन के नहीं जा सकते हो, बीच वेयर पहन के नहीं जा सकते हो, इसका फर्क आपको पता है। तो मैंने हमेशा चाहा कि आप ही सिलेक्ट करो हर चीज को, बराबर। तो उसके पीछे मेरा पर्पस ये था, मेंटल हेल्थ की बात को मैं कंटिन्यू कर दूं तो उसके पीछे मेरा पर्पस ये था कि आप खुद अपने डिसीजंस ले सको। मेरी वॉच हमेशा होती थी, लेकिन मैं हमेशा देखना चाहती थी कि आप क्या चूज करते हो, ओके। तो मैं सिर्फ आपको सही और गलत के पीछे फर्क समझाती थी, लेकिन आई एम सो ग्लैड, आई एम सो प्राउड कि आज मैं देखती हूँ कि यू बोथ आर सो नाइस एंड गुड डिसीजन मेकर। कि अब मुझे टच वुड, अब मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं रहती कि आप कुछ गलत सिलेक्ट कर लोगे, ओके। लाइफ के किसी भी कोई भी डिसीजन, नॉट चीज़ों के बारे में, जिंदगी के फैसलों के बारे में भी अब मैं टच वुड बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आप फोकस्ड हो और आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन से फैसलों से गुजरना होगा, ये आप जानते हो। तो ये चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फैसलों से ही तुम धीरे धीरे सीखते हो। और ये मेरा तरीका था कि मैंने कभी कुछ थोपा नहीं और मैंने हमेशा आप लोगों को चूज करने दिया। उस वक्त चॉइसेस थी और वो धीरे धीरे फैसलों में तब्दील होती गई। मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा था उस वक्त मेरे साथ। तो यस, बट इस बारे में आज हम लोग काफी बातें करते रहते हैं, पर आज काफी चीजें जानने को मिली है मुझे। यस, सो और आई थिंक हम लोग काफी पेरेंटिंग के बारे में भी यहाँ आ चुके हैं। आपने काफी पेरेंटिंग की भी टिप्स हमारे ऑडियंस को दिए हैं, कुछ चीजें जो आपका, आई वोंट से टिप्स, लेकिन आपका एक्सपीरियंस हमने शेयर किया है। एवरी पेरेंट इज डिफरेंट, या एवरी पेरेंट इज डिफरेंट, सबके सर्कमस्टेंस अलग होते हैं, सबका सिचुएशंस अलग होते हैं, you can't judge so anyone, डेफिनेटली। सो दैट वाज द पॉइंट। अभी वापस से अगर हम माँ अनप्लग्ड वर्जन पे आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक माँ को अगर अपने अपने आप को ग्रो करना है, अभी तक तो हमने संभालने वाली बात की कि हम माँ की मेंटल हेल्थ को कैसे संभालें, या फिर माँ एक कभी कभी ऐसे होता है कि माँ एक ना स्टैटिक कंसेप्ट बन के रह जाता है कि वो ना जैसे माँ है तो वो वैसे ही जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाली है। और जैसे कि एज वाइज अगर देखा जाए, एक बच्चा भी होता है तो उसको पहले सिर्फ पेटिंग करेंगे या फिर उसको थोड़ा वो लोरी सुना देंगे तो वो तो उसके लिए वो नर्चरेंस काफी है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको थोड़ा सा सवाल जवाब पूछना होता है कि मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, तो वो इस तरह के जवाब फिर उसको देने होते हैं। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसको अलग अलग तरीके के नर्चरेंस की जरूरत होती है, टिल आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन वो होता है। ऐसे ही माँ, मुझे लगता है कि इट्स अ स्टैटिक कंसेप्ट, ये कोई ऐसा चीज नहीं कि वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। इट्स अ डायनामिक थिंग, वो चेंज होती रहती है। तो अगर वो ग्रोथ लाना है माँ को अपने अंदर, तो वो क्या करे एज एन आइडेंटिटी। ये नहीं कि सिर्फ माँ के तरीके से, लेकिन आप क्या करते हो अपने ग्रोथ के लिए ताकि आप अटक ना जाओ वैसे इसी जगह पर। जैसे आपने कहा चेंज, तो चेंज तो लाजमी है जिंदगी में। जैसे कि एक लड़की की बात कर रहे हो कि एक लड़की है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को देखती है, वो माँ को इज्जत देती है, ओके। उसके बाद फिर जब उसकी शादी होती है तो उसके ससुराल जाती है तो वो उसको एक माँ का दूसरा वर्जन नजर आता है। पहली जो अपनी खुद की माँ होती है वहाँ पे वो हक कर रही होती है, ओके, वो भी एक वर्जन है माँ का। फिर जब उसकी शादी होती है तब वो भी माँ है, रिस्पेक्ट वहाँ भी कर रही है, लेकिन वहाँ पे वो हक नहीं जताती, वो रिश्ता इज्जत और एहतराम का होता है, ओके। उसके बाद वो खुद माँ बनती है। वो खुद माँ बनती है तो वो ममता से भर जाती है, वो पूरी ममता से उसकी जिंदगी का पूरा, वो बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स उसके बच्चे बन जाते हैं। फिर एक वर्जन आता है जब उसके बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं,
फिर थोड़े से चेंजेस आना शुरू होते हैं कि उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि अब आई ऑल्सो डिजर्व सम रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करना शुरू करती है। लेकिन अब मैं वो इंसान की बात मैं फिर से करती हूँ, वही लड़की की बात मैं फिर से करती हूँ, ओके, कि ये सारे स्टेजेस को वो खुल के कैसे जी सकती है, बराबर। तो सबसे पहले वो अपनी माँ को देखती है, तो वो अपनी माँ को ऑब्जर्व करती होती है, हर चीज, माँ कैसे तैयार हो रही है, माँ कैसे बोल रही है, और तब उसका फर्ज है, ओके, सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं होती, अगर हक है तो उसके साथ फर्ज है, एक सिक्के की दो बाजू है। तो वहां पे उसका फर्ज क्या आता है कि वो अपनी माँ को पूरी तरह से सुने, ओके। जैसे मैं बताती हूँ कि मेरी माँ है, वो बहुत सादा इंसान है, उन्होंने मुझे, अगर मैं पूरा समअप करके कोई चीज अगर बताऊँ तो मेरी माँ ने मुझे 4 ही चीज सिखाई है, सबर, पेशेंस, सफाई, क्लीनलीनेस, ओके, भलाई, कि दूसरों की हेल्प करना, ओके, किसी का दिल नहीं दुखाना, और चौथी चीज मैं बोलूँगी कि इबादत। मुझे ये सिखाया मेरी माँ ने कि ऊपर वाले को भूल के, ओके, अल्लाह को, या आप जिससे भी आप वर्शिप करते हो उसको आप भूल के तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर उसको भूल के आपने कुछ भी किया तो हमेशा कुछ अधूरापन लगेगा। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मैंने सीखा और ऑब्जर्व किया। अच्छा, ऑब्जर्व भी किया मैंने, मेरी माँ की तकलीफ भी देखी, पेन्स भी देखे, सेटबैक्स भी देखे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ भी फॉलो किया, मैंने वहाँ से सीखा कि मम्मी को ये करने से ये तकलीफ पहुंची थी तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, मम्मी के ये गलती से उनको ये प्रॉब्लम हुआ था तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो वो टाइम एक लड़की का होता है, वो पूरा ऑब्जर्वेशन का टाइम होता है, ओके, पूरा सीखने का, वो एक स्टूडेंट की तरह होती है। फिर उसकी लाइफ में एक नया चेंज आता है जब उसकी शादी होती है, बराबर। तो फिर वो मैं माँ का एक नया वर्जन देखती है उसके सासू माँ के रूप में। तो वहाँ पे एक रिश्ता जो होता है वो इज्जत और एहतराम का होता है, और इज्जत और एहतराम का ही होना चाहिए दोनों साइड से, नहीं कि एक साइड से, ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि इट्स सैड टू से कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं लेकिन एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर ससुराल बहुत हार्श है एक लड़की के लिए। मैं ये नहीं बोलती कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर कि डे 1 से बहू को सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन और फ़र्ज की मूर्ति समझ के उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन वहाँ से भी एक चीज़, वहाँ से भी तुम एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बन के बाहर आ सकते हो, और वो ये चीज़ है कि जैसे कि खुदा ने तुम्हारे को सब्र का हुक्म दिया है, बर्दाश्त का हुक्म नहीं दिया। लेकिन कितनी लड़कियां ये समझ पाती है और पूरी लाइफ पीसती रहती है, और उसके बाद फिर एक गलत ख्याल, एक गलत इमेज लेके फिर आगे की जनरेशन को पास ऑन करती है। तो ये स्टेज पे भी उसको रुक जाना चाहिए, उसको ये चीज़ को समझना चाहिए कि जितना ये जो रिश्ता है वो अनकंडीशनल नहीं है, वो अनकंडीशनल हो भी नहीं सकता। दिस इज द हार्श ट्रुथ, ये थोड़ा सा कड़वा सच है, लेकिन वो एक हेल्दी हो सकता है रिश्ता, लेकिन तब कि जब दोनों तरफ से निभाया जाए, ओके। तो वहां से वो एक चीज पिक करके फिर आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद एक प्योर अनकंडीशनल रिश्ते में आती है जब वो खुद माँ बनती है, बराबर। तब एक नया रूप आता है उसका, क्योंकि वो खुद माँ बन चुकी है, ओके। तब उसको चाहिए कि उसका पूरा वजूद को वक़्फ़ कर देवे उसके बच्चे के ग्रोथ के लिए, ओके। क्योंकि उसी में उसकी खुशी है, उसी में उसकी सक्सेस है। आप किसी भी माँ को ऐसा पूछ लो कि आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्थ वाइज, कैरेक्टर वाइज, एजुकेशन वाइज एकदम सक्सेसफुल हो, आपको ये चाहिए, या फिर आपको 10 करोड़ रुपया देने में आएगा, या फिर आपको डायमंड नेकलेस देने में आएगा और आप अपने बच्चे को भूल जाओ, लेकिन आपको हमारे लिए सब कुछ करना पड़ेगा, आपके बच्चे का ग्रोथ भूल जाओ। दुनिया की कोई माँ ये कबूल नहीं करेगी, कोई पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, बराबर। तो फिर जब आपकी खुशी, आपका सेंटर ऑफ द यूनिवर्स आपके बच्चे का ग्रोथ है, तो फिर आपको उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, मैं ये मानती हूँ, बराबर। फिर आपका ध्यान कहीं और होना ही नहीं चाहिए जब तक कि आपके बच्चा एक मुकाम पे एक
एक सक्सेसफुल इंसान तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अपने फैसले खुद करता नहीं हो जाता, सही और गलत की पहचान उसको नहीं हो जाती, बराबर, तब तक आपको उसके ऊपर पूरा 100% देना चाहिए। और फिर उसके बाद एक स्टेज आता है कि बच्चे बड़े हो जाते, तब वो माँ जो होती है वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती है, फिर आपको एक चेंज लाना पड़ता है अपने आप में, बराबर। और वो चेंज ये होता है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, एक कहावत है। लेकिन क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन की वजह से वो वही गलतियां रिपीट करती है जो उसकी पिछली जनरेशन ने की है, बशर्ते अगर वो सीखते हुए हर चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए उसमें से सीखते हुए आगे बढ़ी है तो वो एक सक्सेसफुल वर्जन तक पहुंचेगी। लेकिन अगर वो उसमें कैसा होता है कि दो तरह के इंसान होते हैं, एक ही जगह से गुजरे हैं, बराबर, दो लोगों को एक ही तरह की तकलीफ हुई है, लेकिन एक बंदा ये सोचता है कि मुझे जो तकलीफ हुई है वो मैं दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा, उनको ये पता चले कि मैंने किस कदर तकलीफ उठाई है। दूसरा बंदा ये सोचता है कि मुझे जो तकलीफ हुई है मैं आगे पास ऑन कभी नहीं करूंगा, जो सहन मैंने किया मैंने कर लिया, अब मेरी बहू को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरी जनरेशन को मैं कभी भी ये तकलीफ में मुब्तला नहीं होने दूंगा। एंड ये जो चीज है ये आपका सक्सेसफुल वर्जन है कि आपने सक्सेसफुल जिंदगी जी है, वरना आप तो वही रिपीट कर रहे हो, वही दकियानुसी, वही सब कुछ सारा पास ऑन कर रहे हो, नयापन तो कुछ है ही नहीं, चेंज कहाँ है यहाँ पर। तो माँ के वर्जन आप जो बोल रहे हो कि चेंजेस आते रहते, माँ भी जैसे बच्चा पैदा होता है, बराबर, तो माँ भी पैदा ही तो होती है, बच्चा 1 साल का होता है, माँ 1 साल की होती है। अब उसको ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुझे फीडिंग करवाना नहीं आता, तुझे डायपर चेंज करना नहीं आता, या फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, बराबर। वो डिग्री लेके तो नहीं आती ना, वो भी तो बच्चे के साथ साथ ग्रो करती है। आप यू आर 22 ईयर्स, आई एम ऑल्सो 22 ईयर्स ऑफ मदरहुड, बराबर, मैं तुम्हारी जितनी ही हूँ, जो माँ है वो 22 साल की माँ है, ऐसा है। तो फिर ये सारे चेंजेस होने चाहिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, ओके, वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और ये इसके साथ साथ कोई भी इंसान इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि इतना सारा बोझ, इतने सालों का बोझ वो खुद उठा के चले। अगेन टीम वर्क, ये परिवार को समझना बहुत जरूरी है कि अगर माँ तुम चाहते हो जो ममता की मूरत, मोहब्बत देने वाली, केयर रखने वाली और हमेशा आशीर्वाद देने वाली, बराबर, आगे तुम्हारे नाते पोतियों को भी अच्छे से रखने वाली, ये अगर आपको चाहिए तो आपको शुरू से ही जैसे माँ बाप को, सास ससुर को, फैमिली को, स्पेशली हस्बैंड को, आगे उनके बच्चों को उसकी केयर लेनी होगी। केयर लेने से भी ज्यादा सपोर्ट करना होगा। एक औरत में कुदरती ताकत होती है, वो एक मर्द से भी ज्यादा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, लेकिन मेंटल, इमोशनल, वो 8 गुना ज्यादा पावरफुल होती है एक आदमी से, ये चीज है। लेकिन तो उसको केयर की जरूरत नहीं है, उसको पता है, ये नेचर है उसके अंदर, वो नेचुरली इनबिल्ट है, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको सिर्फ सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको सिर्फ कदर की जरूरत होती है, उसको सिर्फ एक दूसरों का ख्याल रखने के लिए उसको सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि तू पहले अपना ख्याल रख, बस इतना ही कहने की जरूरत होती है। और वो उसको एनर्जाइज कर देती है वो चीज के, ओ ठीक है, मुझे अपना ख्याल रखना है क्योंकि मेरे अपने चाहते कि मैं अपना ख्याल रखूं, ये चीज है। ये जो आपने बात की इससे मुझे एक एग्जांपल अभी इसमें याद आ रहा है कि ऐसे अभी हमारी जो काउंसलिंग फील्ड है, काउंसलर का जो काम है वो यही है कि वो दूसरों का जो मेंटल हेल्थ है उसमें वो इम्प्रूवमेंट के लिए एक पार्टनरशिप में काम करते हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया में इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन यूजुअली बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे एक काउंसलर का भी एक काउंसलर होता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि ये चीज है यहाँ पे कि आपको ये नहीं कि कोई आपको माँ के ऊपर एक माँ चाहिए, ये नहीं है, लेकिन एक चाहिए कि जब वो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब वो बर्नआउट होता है, और सबको होता है वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, एक टाइम पे इंसान थोड़ा थक जाता है, तो उस वक्त बस कोई सपोर्ट करे, कोई वैल्यू करे,
बस हमें ये चाहिए, उसके अलावा माँ और कुछ चाहती नहीं। सो दैट वाज आई थिंक यू नो अ वंडरफुल वे ऑफ सेइंग कि माँ किस तरह से ग्रो करती है, किस तरह। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो लास्ट वर्जन मैंने कहा कि हम एक सर्टेन एज के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक एज बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल मेंटल, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस कम हो रहा है हमारा, या फिर मेरा जो एक कंट्रोल था वो थोड़ा सा, बच्चे अब अपने आप फैसले कर रहे हैं, ये एक टिपिकल उसकी बात कर रही हूँ। एक वर्जन ये भी है कि बच्चे फैसले कर रहे हैं, माँ खुश हो रही है, एक ये भी है कि अरे अब मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मैं वो वर्जन की बात कर रही हूँ। तो मैं वो चीज़ में ये बताना चाहती हूँ कि उस वक्त तुम्हारे में आप में ये चेंजेस आने चाहिए कि अब मेरा जो स्टेज है, जैसे मैं एक और ये पॉइंट में से एक और पॉइंट बताऊंगी जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि 15 साल तक का जो 1 से 10 साल तक का जो स्टेज होता है बच्चे का, वो सिर्फ मोहब्बत का होता है। तब एंजॉय करो, बिल्कुल क्यूटली एंजॉय करो, मस्ती करो, तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। 10 से 20 साल का जो स्टेज होता है वो स्टूडेंट लाइफ होती है। हेल्थ वाइज, कैरेक्टर वाइज, एजुकेशन वाइज आपको खुद को जबरदस्त ग्रो करना है। 20 से लेकर 40 साल का जो पीरियड होता है वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने का होता है। धूप आती है, छांव आती है, जिंदगी में इंसान धोखे खाता है, गिरता है, उठता है, संभलता है, तो वो सारा एक्सपीरियंस का स्टेज होता है। 40 से लेकर 60 साल का जो स्टेज होता है वो एप्लीकेशन का होता है कि अभी तक हमने जितने भी एक्सपीरियंस किए हैं अब उसको अप्लाई करने का टाइम है। और स्टेज 60 के बाद अगर जिंदगी रही आपकी तो फिर आपके एक्सपीरियंस को शावर करने का टाइम होता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी एक औरत होती है वो एक वर्जन में फिट होके बैठ जाती है, फिक्सेशन हो जाता है। तो उसको ये समझना चाहिए कि नाउ आई एम 60+, मेरे बच्चे खुद 40, 45, 50 के हो गए हैं, उनके बच्चों की शादियां हो रही है, तो अब मैं वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती जो मेरी 20s या 40s में थी। अब अगर मुझे जेन्युइनली एक माँ के तौर पर रिस्पेक्ट गेन करना है दोनों जनरेशन्स का, तो अब मेरा काम है सिर्फ उनको सपोर्ट करना, उनके लिए दुआ करना, अपने एक्सपीरियंस जो इतने सालों के 60 साल के जो एक्सपीरियंस है उसको शावर करना। बराबर, अगर आपने ये 3 चीजें की है तो आपको फिर इज्जत के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों में इतनी काबिलियत है तो वो आपका ख्याल रख लेंगे, लेकिन इंसान से छूटता नहीं। तो वो ये चेंज फोमो तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है। जो इंसान ये समझ गया ना वो जिंदगी के हर स्टेज में रिस्पेक्ट पाएगा, मैं ये मानती हूँ। दैट वाज वंडरफुली एक्सप्लेन, क्योंकि जिस तरह से मतलब सिर्फ एक माँ नहीं, एक औरत भी ग्रो कर रही है, हर एक बंदा ग्रो करता है इसी तरह से। और ये सिर्फ माँ से सीमित नहीं है, ये जो आपने एनालॉजी मतलब ये जो एग्जांपल दिया है वो हर इंसान के ऊपर यू नो उसका वो होता है मतलब अप्लाई। तो दैट वाज आई थिंक वंडरफुल, यू नो ये जो आपने ग्रोथ के बारे में बात किया है, माँ एक डायनेमिक मदर, उस बारे में आपने बात किया है, एंड दैट वाज अमेजिंग। और इसी के साथ हम लोग हमारे एंड तक अब पहुंच रहे हैं, और मेरा जो आज हम शुरू कर रहे हैं, तो मेरा एंड का जो एक सवाल है, लास्ट जो सवाल है वो ये है कि लाइफ इज लाइक अ बुक, और अलग अलग तरीके की बुक्स भी होती है। तो अगर एक माँ नाम की किताब हो, अ बुक ऑफ अ मदर, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को, किस चीज को उस बुक में बुक मार्क करना चाहिए? माँ के ऊपर एक किताब है और कहीं एक पेज पे बुक मार्क रखा है, या फिर बहुत सारे बुक मार्क्स भी होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक माँ को उस किताब में क्या चीजें, किस चीजों को बुक मार्क करना चाहिए? उस पन्ने पे बुक मार्क करना चाहिए जिस पन्ने पे ये लिखा है कि तुम्हारी माँ एक औरत भी है। ओह माय गॉड, दैट वाज, आई मीन आई लव यू मम्मी, दैट वाज आई मीन अमेजिंग कि वो एक औरत भी है, उस चीज को बुक मार्क कीजिए कि वो मत भूलो कि वो एक औरत भी है, वो सिर्फ एक माँ नहीं, वो सिर्फ एक पत्नी नहीं है, वो एक औरत है।
I mean, thank you so much, Mummy. Thank you so much, Thank you Tabassum so ji, much. for coming, for being my first guest, and you know, I just got Thank you so goosebumps. much for loving. So Thank you so much. थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है उसको वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का हमारा सेशन था माँ अनप्लग्ड, एंड जो सेशन है वो एंड हो रहा है कुछ गूज बम्स, कुछ टीयर्स, कुछ हैप्पीनेस, कुछ जॉय के साथ। तो इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और भी एपिसोड्स आएंगे, और भी आइडेंटिटीज आएंगे, और बुक मार्क्स ऑफ लाइफ। फॉलो माई पेज ऑन यूट्यूब, ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। पेट्रिको डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंसी है, वो इस तरह से और भी नए एपिसोड्स लाती जाएगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड इवनिंग। गुड बाय।